लेकर आ गया हूँ। सभी प्रश्नों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको, जैसा कि जानते हैं, मैं बताता हूँ और आने वाले शिफ्ट में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत का स्वरूप किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ऑप्शन में यूपी, पश्चिम बंगाल इस प्रकार से भी थे। ठीक है, तो जो कर्नाटक संगीत है, देखिए इंडिया में संगीत का दो मुख्य पैटर्न चलता है। एक तो आपका कर्नाटक संगीत कहते हैं और एक ओवरऑल हिंदुस्तानी संगीत का रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संगीत का जो है आपका क्लासिकल जो है ये रूप होता है। तो एक कर्नाटक नाम दिया गया है और एक ओवरऑल हिंदुस्तानी। तो जो कर्नाटक संगीत है ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल यानी साउथ वाले जो पार्ट है वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत चलती है, इन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो था इसमें चारों में से कोई एक होगा और राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के जो प्रमुख हैं, ये बार बार एसएससी पूछा जाता है, त्यागराज। त्यागराज जो है ये कर्नाटक संगीत के कैरेक्टर हैं। पंडित श्यामा शास्त्री ये भी कर्नाटक जो है संगीत के कैरेक्टर हैं। पुरंदर दास, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भी आप कर्नाटक संगीत के ही कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक संगीत में कितने स्वर होते हैं, तो 12 स्वर होते हैं। इसे VVI करके रख लेना, आने वाले जिनका भी एग्जाम है भाइयों, है ना। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख पंडित भीमसेन जोशी है। पंडित भीमसेन जोशी साहब को 2008 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा कर्नाटक संगीत में आपने स्वर देख लिया 12। अगर आपको हिंदुस्तानी संगीत में भी पूछे ना कि कितने स्वर होते हैं तो 12 ही लगाना, यानी दोनों प्रकार के जो टाइप हैं दोनों में स्वर 12 होते हैं। दोस्तों मैं एनालिसिस पूरे गहन के साथ करवाता हूं, इसीलिए आप मुझे पसंद करते हैं। प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके पूरे हित में ही काम करूंगा, कोई भी आलतू फालतू की बात मैं पढ़ाई के दरमियान कभी नहीं करता, ये तो आप भी जानते हैं। संगीतकार जिन्हें भारत रत्न दिया गया है ये आपका M सुब्बालक्ष्मी है, पंडित रविशंकर साहब है जो आपका बिस्मिल्लाह खां भी मिला है ना। इसके अलावा लता मंगेशकर को मिला है, पंडित भीमसेन जोशी को मिला है और भूपेन हजारिका को मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका US ओपन 2022 के विजेता कौन है, ठीक है, ये पूछा गया था। ये पहले बताए हैं जी, करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन मेरे बताए हुए से आए हैं। अगर नहीं विश्वास है तो चैनल पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, US ओपन 2022 के पुरुष विजेता के विजेता जो है ये आपका स्पेन के कार्लोस एल्कारेज है। और मैंने ये भी कहा था कि ये फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम को जो है होल्ड किया है। तो ये क्वेश्चन आने की आसार 200% बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप कोई चीज प्रथम बार करते हैं ना तो उस पे नजर बहुत सारे आदमी की होती है ना। तो ये प्रथम बार हुआ है, ग्रैंड स्लैम जीता है, तो इसका नजर था और ये पूछा गया है। तो कार्लोस एल्कारेज पुरुष एकल में, वहीं आने वाले शिफ्ट के लिए अगर महिला एकल की बात करता है US ओपन 2022 का, तो ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक जो है, कहीं कहीं इसे एगा भी लिखता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एगा स्वितेक या ईगा स्वितेक जो है ये महिला एकल US ओपन के विजेता है 2022 वाला। कार्लोस एल्कारेज का ये प्रथम ग्रैंड स्लैम था, बता ही दिया। टेनिस के दोस्तों 4 महाकुंभ होते हैं, वही तो टेनिस के हजारों प्रतियोगिता होते हैं, लेकिन टेनिस के जो 4 महाकुंभ है उसके बाद ग्रैंड स्लैम की टाइटल दी जाती है। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्टैटिक फॉर्म में आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगला लाइन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंच ओपन जो है मेरे भाइयों मेरे प्यारे, ये आपके क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी के कोर्ट में। अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये दोनों जो है कंक्रीट वाली कोर्ट में जो है खेला जाता है, यानी हार्ड कोर्ट में जो सीमेंटेड होता है। इसके अलावा जो विंबलडन होता है ये घास के मैदान में खेले जाने वाली यानी ग्रास कोर्ट में खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। तो ये कोर्ट जरूर याद रखेंगे आप, इसके स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रेंच में फ्रांस का नाम है, अमेरिका में अमेरिका का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का नाम है, ये सभी ओपन के पीछे देश का नाम छुपा हुआ है। तो विंबलडन में किस देश का नाम है भाई, तो इसमें इंग्लैंड लगा देना, ब्रिटेन लगा देना, अगर ऐसा कभी परिस्थिति बन जाए पूछ दे तो। ठीक है, इसके अलावा उदासीन कण न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। देखिए जो 3 है कण, परमाणु के मूल कण जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इन तीनों के खोजकर्ता मैंने याद रखने के लिए क्या बताया है भाई साहब, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच याद रखने के लिए काफी इजी है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन यानी T से थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो जाएगा और न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। तो ईंट पर नाच याद रखना पड़ता है। तो जेम्स चैडविक साहब न्यूट्रॉन की खोज किए थे 1932 में। अब तीनों कोण जो कण है उस पे क्या क्या चार्जेस होते हैं आपको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है।
न्यूट्रॉन जो है उदासीन है, ठीक है। इसके अलावा इसी उपलब्धि के लिए चैडविक महोदय को 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन साहब है, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, ईंट पर नाच आपको याद रखना पड़ेगा, तो प्रोटॉन के साथ गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को जोड़ते हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन का छोटा बेटा होता है दोस्तों न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंटी कण है, ठीक है, ये मेन कण नहीं है, ये है आपका एंटी कण। एंटी कण न्यूट्रिनो इस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, न्यूट्रिनो। जिस प्रकार से आप न्यूट्रॉन लिखते हो ना, तो इस प्रकार से इसे न्यूट्रिनो लिखते हैं। और न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पॉली है, पॉली, ध्यान रखेंगे, है ना, पॉली। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि एक्सेल में काम करते हुए विंडो क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। देखिए, ये एक्सेल की बात हो रही है, एमएस वर्ड की बात नहीं हो रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट आपके फाइल पे है उसको क्लोज करने के लिए आप जो है शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं, ये एक्सेल की बात है। तो एक्सेल में अल्ट प्लस F4 दबाने से आपका जो ओपन विंडो रहता है वो मिनिमाइज नहीं, डायरेक्ट क्लोज होता है, ठीक है। तो जो भी विंडो है उसे बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 दबाया जाता है आपका किसमें, एक्सेल में, ठीक है। इसके अलावा भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सार्वजनिक स्वच्छ शहर कौन है, कल शाम को भी बताया था, एक नहीं पहला दूसरा और तीसरा भी बताया था कि एग्जामिनर कितना भी छलांग लगा ले आपको वहां तक पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार जो छठी बार लगातार रहा है, ये रहा है आपका भाई अपना प्यारा सा इंदौर। इंदौर काफी क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का, और ये लगातार छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। दूसरा स्थान गुजरात के सूरत का है ना, और तीसरा स्थान महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है, जो हार्बर लिंक से जुड़ा हुआ है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। जैसे आपने एक ने कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा, तो कोंकण रेलवे जो है ये आपका रोहा से स्टार्ट होता है, और रोहा जो है नई मुंबई का ही भाग है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा स्थान तीसरा स्थान बता दिया हमने। प्रवासी भारतीय सप्ताह जो इस बार मनाया गया है, ये आपका 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया है, ये आपका इंदौर में मनाया गया है जी, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में ही मनाया गया है। और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, ये जो है गुयाना के राष्ट्रपति थे। ध्यान रखेंगे, जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं ना, उसमें चीफ गेस्ट जो है ये आपका मिस्र के थे, ठीक है, वो है ना, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आए थे गुयाना के। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष हम प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि आपको याद होगा 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका की फ्लाइट ले लिए थे, चले गए थे, और 1915 में जो है आपका गांधी जी लौट कर आए थे। उस समय फ्लाइट से नहीं गए होंगे शायद, है ना, उस समय फ्लाइट से नहीं गए होंगे, ये जलमार्ग से गए होंगे गांधी जी, बहरहाल जैसे भी गए होंगे भाई, है ना। 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे, और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में अब मनाते हैं, ठीक है। गांधी जी से थोड़ा सा आंदोलन जरूर याद रखेंगे, 1920 असहयोग आंदोलन, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1930 दांडी मार्च, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ये चारों आंदोलन गांधी जी के रिगार्ड में जरूर याद रखेंगे। एक इसवी और याद रखेंगे, 1924 बेलगांव अधिवेशन, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने भाग लिया था, जो आपका 1931 में होता है। तो ये सभी बात को जो थोड़ा सा गांधी युग में जाके, है ना, थोड़ा सा अपना ज्ञान को विस्तृत कीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कंप्यूटर में जब वायरलेस सिग्नल की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, जब वायरलेस सिग्नल यानी आप नेटवर्क कह सकते हैं सिग्नल को, कि जब कमजोर हो जाती है तो उसे मजबूती प्रदान करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका रिपीटर था, एक राउटर भी था। तो राउटर जो है रूट दिखाने का काम करता है, ठीक है, रूट इंडिकेशन का काम करता है, तो राउटर नहीं रिपीटर होगा यहाँ पे। राइट आंसर रिपीटर, जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन में पोल के माध्यम से भी, यूट्यूब पे अभी भी पोल होगा, है ना, क्यूज पोल होता है ना, उसमें कि भाई भारत की कौन सा ऐसा गांव है जो 24x7, कहने का मतलब सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव है। तो ये आपका गुजरात के हैं जी मोढेरा, गुजरात के हैं जी मोढेरा। अब मोढेरा में क्या विशेषता है भाई साहब, कि मोढेरा में एक सूर्य मंदिर है। पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहां पर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो गुजरात में, राइट। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, एकता नगर गुजरात में है। 182 मीटर का जो है खरा प्रतिमा है, जो दुनिया में इस समय का सबसे लंबा प्रतिमा है खरा रूप से। और ये पहले जो है एकता नगर नाम नहीं था, पहले जो है केवड़िया नाम हुआ करता था दोस्तों। अब इसका नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया। अब एकता नगर की बात आ गई तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। और ये स्टेच्यू भी सरदार वल्लभ भाई
पटेल की है। ध्यान से ये याद रखिए सब, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास से कौन सी नदी गुजरती है तो नर्मदा नदी बता दीजिएगा, और इसके मूर्तिकार पूछेगा अगर तो राम सुतार बता दीजिएगा। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे।